अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर जो 7 है पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट वाला जो आर्टिकल है उसको स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल का नाम आपके सामने है हैज़ दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है आपको, आएगा किस तरह से, स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल द हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये देखें 2010 में रावलपिंडी बोर्ड में, 2010 में सरगोदा बोर्ड में, 2011 में भी सरगोदा बोर्ड में, 2014 में भी सरगोदा में, और 11 और 14 में लाहौर बोर्ड में, 2013 में मुल्तान बोर्ड में, और 2015 में गुजरांवाला बोर्ड में आया हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन क्या है। ये लॉ ये कहता है कि अगर एक रिएक्शन सिंगल स्टेप से हो रहा है या रिएक्शन मल्टीपल स्टेप से हो रहा है, तो अगर उसकी ओवरऑल इंथैल्पी फाइंड की जाए तो वो सेम होती है। मतलब कहने का ये है कि ओवरऑल इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम। ठीक है जी, वेदर द रिएक्शन is has a single step or multiple step, the overall energy change, overall enthalpy of the reaction remains same provided that the initial and final condition are the same। कहने का ये मतलब है कि अगर रिएक्शन है एक और उस रिएक्शन की जो इनिशियल रिएक्टेंट्स हैं वो सेम है और जो प्रोडक्ट बन रही है वो सेम है। ठीक है ना, तो रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप है चाहे मल्टीपल स्टेप है, उसके दौरान जो एनर्जी चेंज होनी है, जो इंथैल्पी चेंज होनी है, वो ओवरऑल सेम होनी है। इसकी एग्जांपल हम समझते हैं। आगे देखें, ये मेरे पास है जी, कि मेरे पास है फॉर एग्जांपल देखें, ये ए जो है ये चेंज हो रहा है डी में। ठीक है जी, ए जो है डी में चेंज हो रहा है और ए को डी में चेंज करने के लिए दो मेथड है। या तो ए डायरेक्ट डी में चेंज हो जाए, या ए पहले चेंज हो बी में, फिर चेंज हो बी सी में, फिर सी चेंज हो डी में। ठीक है ना, दो मेथड है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। ठीक है ना, आपकी बुक के अंदर भी होगी ये डायग्राम। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रही तो आप बुक से देखें कि ये दो मेथड हैं, दो रूट्स हैं। ए जो है डी में चेंज हो रहा है, ए डायरेक्ट भी डी में चेंज हो सकता है, और ए जो है पहले बी में चेंज हो, फिर सी में चेंज हो, फिर डी में चेंज हो। ये दो मेथड हैं ए को डी में चेंज करने के। तो यहाँ पे देखो, इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है ना वो सेम है। मतलब इनिशियल स्टेट है ए और फाइनल स्टेट है डी। जिधर से मर्जी जाएं कन्वर्ट डी में ही होना है। ठीक है जी, तो ओवरऑल इंथैल्पी इसकी सेम होगी। कैसे जी, अगर ए डायरेक्ट चेंज हो रहा है डी में, ठीक है ना, तो उस वक्त जो इंथैल्पी है उसको हम कह लेते हैं डेल्टा एच। ठीक है जी, उसकी जो वैल्यू होगी वो जो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर इंथैल्पीज हैं उन सब के सम के इक्वल होगी। मतलब डेल्टा एच जो है, जो डायरेक्ट ए चेंज हो रहा है डी में, उसकी जो इंथैल्पी है उसको हम कह लेते हैं डेल्टा एच। ठीक है ना, अब दूसरी तरफ देखो, इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले ए चेंज हो रहा है बी में, इसकी जो इंथैल्पी है इसको कह लेते हैं डेल्टा एच वन। ठीक है ना, फिर बी चेंज हो रहा है सी में, इसकी जो इंथैल्पी है इसको कह लेते हैं डेल्टा एच टू। फिर सी चेंज हो रहा है डी में, इसकी इंथैल्पी को कह लेते हैं डेल्टा एच थ्री। इन तीनों इंथैल्पीज़ को अगर सम किया जाए तो ये उसी इंथैल्पी के इक्वल आएगी जो डायरेक्ट ए चेंज हो रहा है डी में। तो ये है जी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कि रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप है चाहे मल्टीपल स्टेप है, ओवरऑल इंथैल्पी इसकी सेम रहनी है। शर्त क्या है कि इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, यानी कि रिएक्टेंट सेम हो और प्रोडक्ट हो वो सेम हो, तो ओवरऑल इंथैल्पी सेम रहती है। इसके बाद थोड़े से आगे चलें तो ये देखें, इसका अगर सम निकालें, ठीक है ना, इसको टोटल करके इस साइड पे ले जाएं तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक साइकिल फॉर्म बन जाएगी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए। तो ये एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से ये भी बात सामने आती है कि ओवरऑल इंथैल्पी जो है किसी भी रिएक्शन की
वो सेम रहेगी और साइक्लिक रिएक्शन की जो ओवरऑल इंथाल्पी है वो ज़ीरो होगी। ये भी बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या वाकई, ये तो एक जनरल एग्जांपल थी, इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वाकई रूल लॉ जो है वैलिड है या नहीं, तो इसको समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल है जी सोडियम कार्बोनेट का बनना। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देखो सोडियम कार्बोनेट जो है दो तरह से बन सकता है। कैसे? पहला सिंगल स्टेप देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इसके नतीजे में सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन रहा है। डायरेक्ट मेथड है ये। इसके नतीजे में इतनी इंथाल्पी रिलीज़ हुई और इसको हम डेल्टा एच के नाम से कह सकते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड जो है दो स्टेप, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जी। इसके नतीजे में ये है इंथाल्पी इतनी रिलीज़ होगी और ये डेल्टा H1 है। फिर दूसरे स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट फिर मिलता है NaOH के साथ, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। इसके नतीजे में इतनी इंथाल्पी रिलीज़ हुई। ठीक है ना। ये देखें, अब ये सिंगल स्टेप के नतीजे में है, ये मल्टीपल स्टेप के नतीजे में है। मल्टीपल स्टेप की इंथाल्पी को प्लस करें तो ये सिंगल स्टेप के इक्वल आएगी। ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है ना। मल्टीपल स्टेप एक तरफ रखें ना, जिस तरह ऊपर आपने किया था कि मल्टीपल जितने भी स्टेप थे उस सब को प्लस किया उनकी इंथाल्पी को, और वो जो है डायरेक्ट सिंगल स्टेप की इंथाल्पी के इक्वल आया था। यहाँ भी वही सीन है कि यहाँ पे जो मल्टीपल स्टेप है उन सब की इंथाल्पीज़ की वैल्यूज़ को प्लस करो, वो जो है सिंगल स्टेप की इंथाल्पीज़ की वैल्यू के इक्वल आएगी। तो इससे भी बात ये सामने आती है कि चाहे स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है चाहे मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, शर्त ये है कि ओवरऑल इंथाल्पी जो है सेम रहेगी। शर्त ये है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए। इधर भी देखो ना, फाइनल स्टेट सोडियम कार्बोनेट ही बन रहा है, इधर भी सोडियम कार्बोनेट ही बन रहा है, तो ओवरऑल इंथाल्पी भी सेम रहेगी। इसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना जी। ठीक है जी। तो देखें जी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है। देखो ग्रेफाइट जो है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, इसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है जी। और इसके नतीजे में जो इंथाल्पी है वो है -93.7 किलोजूल पर मोल। ये सिंगल स्टेप है। कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल स्टेप से भी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल स्टेप से कैसे बनती है? कार्बन यानी कि ग्रेफाइट जो है, कार्बन जो है उसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बने अगर, तो उस वक्त इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। इनडायरेक्ट स्टेप में देखो कार्बन जो है, यहाँ पे देखो ये नीचे वाला कार्बन सबसे पहले लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ जले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। इसकी इंथाल्पी हमें नहीं पता, हमने चेक करनी है। ठीक है जी, निकालनी है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसके नतीजे में जो इंथाल्पी निकल रही है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड की -283 किलोजूल पर मोल। दोबारा से समझ लें इसको कि कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये दो तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसकी इंथाल्पी को हम डेल्टा एच का नाम देते हैं और ये है इतनी -93.7 किलोजूल पर मोल। इनडायरेक्ट में देखो कार्बन जो है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलती है और बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी इंथाल्पी हमने फाइंड करनी है। डेल्टा H2 जो है ना ये फाइंड करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथाल्पी। आगे देखें कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसकी भी इंथाल्पी दी हुई है -283 किलोजूल पर मोल। ठीक है जी। हमने बेसिकली इस स्टेप की जो है ना इंथाल्पी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसकी इंथाल्पी को एक साइड पे रखेंगे, इसकी इंथाल्पी और इसकी इंथाल्पी को प्लस कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसकी इंथाल्पी होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें डेल्टा H जो है इसकी इंथाल्पी है जो कि -93.7 किलोजूल पर मोल है, और इन दोनों स्टेप्स की इंथाल्पी को प्लस किया हुआ है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, क्योंकि हमने डेल्टा H2 निकालनी है। ठीक है जी। डेल्टा H2 निकालनी है तो हमने क्या करना है, हमने डेल्टा H3 की वैल्यू लगा देनी है जो कि है -283। ठीक है जी। तो ये वाली इंथाल्पी और ये वाली इंथाल्पी जो है आपस में प्लस हो जाएगी और हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू यानी कि इस स्टेप की हम जो है ना इंथाल्पी फाइंड कर लेंगे जो कि है -110.7
110 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। तो ये देखें अब अगर यहाँ पे रखें 110.0 किलो जूल पर मोल और 110 और 283 को अगर प्लस किया जाए तो वो ऑलमोस्ट इक्वल आता है 393 के। तो इसका मतलब यही है कि रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप हो चाहे मल्टीपल स्टेप हो, ओवरऑल इंथाल्पी सेम रहनी है, प्रोवाइडेड दैट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। ठीक है जी। ये था हमारे पास हैसेस लॉ और इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं दो। इसके बाद सम टाइम वो एप्लीकेशन भी पूछ लेता है कि एप्लीकेशन जो है हैसेस लॉ की क्या है, कि हैसेस लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हैसेस लॉ वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम इंथाल्पी चेंज इन इंथाल्पी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, बम क्लोरीमीटर से या ग्लास क्लोरीमीटर से मेजर नहीं ना कर सकते, वहाँ पे हम जो है हैसेस लॉ अप्लाई करते हैं। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4 जो है ये डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होती। ठीक है ना, क्लोरीन और ग्रेफाइट डायरेक्ट मिलके कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बना सकते, या जब CCl4 को जब डिकम्पोज किया जाता है तो ये डायरेक्ट कार्बन और क्लोरीन गैस में चेंज नहीं होती। तो फिर इसकी इंथाल्पी मेजर करने के लिए हमें जो है ना हैसेस लॉ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब हम बोरोन ऑक्साइड B2O3 या एल्युमिनियम ऑक्साइड की इंथाल्पी या फॉर्मेशन मेजर करते हैं तो वो भी डायरेक्ट मेजर नहीं होती। क्योंकि देखो बोरोन और एल्युमिनियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कुछ देर के लिए रिएक्शन होता है, कुछ देर के बाद इनकी जो बोरोन और एल्युमिनियम की सरफेस है इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जो फर्दर जो है ऑक्सीजन का रिएक्शन रोक देती है। तो इसलिए इनकी भी डायरेक्ट हम इंथाल्पी मेजर नहीं कर सकते। इनकी इंथाल्पी मेजर करने के लिए भी हमें जो है हैसेस लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनती है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है, तो हम डायरेक्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मेजर नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल थी जिसके अंदर जो है हमें हैसेस लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बच्चों ये था आपका आज का आर्टिकल। ठीक है ना, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज भी वही करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, जो बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से देख लेना है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, अच्छे से तैयार करना है।